कोरिया का मजाक उड़ाने के 10,000 कारण हो सकते हैं, लेकिन इस फिल्म का मजाक उड़ाना मुश्किल है। यह एक बेहद खतरनाक क्राइम फिल्म है जिसमें मशहूर अभिनेत्री डू यान मुख्य भूमिका में है। रिलीज होते ही इस फिल्म ने दर्शकों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। फिल्म इंसान के लालच, मजबूरी और उसके अंदर छिपी क्रूरता का सबसे बुरा चेहरा दिखाती है। कहानी की शुरुआत मेईलैन नाम की एक महिला से होती है जिसका पति उसे लगातार प्रताड़ित करता है। जब भी उसके साथ कोई जबरदस्ती करता, उसका पति अपना गुस्सा उसी पर निकालता और उसे बेरहमी से पीटता। इसके बाद वह उसे मजबूर करता कि वह फेंग शुई की दुकान में काम करके पैसे कमाए। शुरुआत में मेईलैन इन सब के खिलाफ आवाज नहीं उठा पाती थी, लेकिन एक दिन दुकान के कुत्तों की देखभाल करने वाले जिन ताई ने चुपके से उसे एक राज बताया। यह सुनते ही मेईलैन के दिमाग में एक खतरनाक विचार आया। वह खुद जिन ताई के पास गई और उसकी पीठ पर मौजूद पुराने घावों को देखा। जिन ताई का दिल भर आया। उसने बताया कि वह भी बचपन से हिंसा झेलता आया है। उसकी मां को उसके पिता ने पूरी जिंदगी पीटा था। जिन ताई ने कई बार अपनी मां की मदद करने की कोशिश की, लेकिन उसकी मां ने उसका साथ देने के बजाय अपने पति का पक्ष लिया और जिन ताई को रोक दिया। तभी जिन ताई को समझ आया कि किसी अत्याचार का लगातार आदी हो जाना इंसान के लिए कितना खतरनाक होता है। उसने मेईलैन से कहा कि अगर वह इस जिंदगी से निकलना चाहती है तो उसे जल्द से जल्द कोई बड़ा फैसला लेना होगा। घर लौटने के बाद मेईलैन की नजर अपने पति की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पर पड़ी। बस यहीं से उसके दिमाग में एक खतरनाक योजना जन्म लेती है। अगर उसका पति मर जाता तो उसे 50 करोड़ की इंश्योरेंस रकम मिल सकती थी। इससे उसके सारे कर्ज खत्म हो जाते और वह हमेशा के लिए अपने अत्याचारी पति से आजाद हो सकती थी। एक तूफानी रात में मेईलैन ने जिन ताई को अपने पति की तस्वीर दे दी। जिन ताई को जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह सिर्फ एक मोहरा है। मेईलैन के कहने पर वह बार के बाहर खड़ा होकर उसके पति का इंतजार करने लगा, लेकिन जिन ताई ने तय योजना के मुताबिक लाश को गायब करने के बजाय उसे पहाड़ पर दफनाने का फैसला कर लिया। जब मेईलैन को यह पता चला तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि इंश्योरेंस पॉलिसी के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति लापता हो जाए तो उसे मृत घोषित होने में 5 साल लग सकते थे। मेईलैन 5 साल तक इंतजार नहीं कर सकती थी। तभी अचानक दरवाजा खुला और उसका शराबी पति घर के अंदर दाखिल हो गया। मेईलैन की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे तुरंत समझ आ गया कि जिन ताई ने गलत आदमी को मार डाला था। अब जिन ताई का फोन भी बंद था। मेईलैन घबराई हुई थी कि तभी दरवाजे की घंटी बज उठी। बाहर जिन ताई खड़ा था। उसके हाथ में एक छोटा सा टेडी बियर था और वह अपनी कामयाबी का इनाम लेने आया था। मेईलैन ने घबराकर उसका मुंह बंद किया और उसे नीचे ले गई। पूरी सच्चाई बताने के बाद जिन ताई भी पूरी तरह घबरा गया, लेकिन मेईलैन ने खुद को संभाला। उसने जिन ताई को तुरंत वहां से जाने और इंश्योरेंस का पैसा मिलने तक छिपे रहने को कहा। अगले दिन मेईलैन पूरे शरीर पर चोट के निशान लेकर फेंग शुई की दुकान पहुंची। वहां ग्राहक उसे परेशान करने लगे। तभी दुकान की मालकिन यानशी शराब की एक बोतल लेकर आई और ग्राहकों को किसी तरह शांत किया। फिर वह मेईलैन को अपने ऑफिस में ले गई। दरअसल यानशी ने पहले ही मेईलैन के शरीर पर मौजूद चोटों को देख लिया था। यानशी खुद भी कभी घरेलू हिंसा का शिकार रह चुकी थी। उसने मेईलैन को कुछ दिनों की छुट्टी दी और अस्पताल जाकर इलाज कराने को कहा ताकि वह आगे के बारे में सोच सके। लेकिन दुकान से निकलते ही मेईलैन सबसे पहले जिन ताई को ढूंढने लगी। उसे उम्मीद थी कि जिन ताई एक बार फिर उसकी मदद करेगा, लेकिन पहली बार किसी की हत्या करने वाला जिन ताई अब डर के मारे कांप रहा था। वह बार बार कह रहा था कि उसे मरे हुए आदमी की आत्मा दिखाई दे रही है और अब उसे पुलिस के सामने जाकर आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। मेईलैन यह सुनकर परेशान हो गई। उसे डर था कि अगर जिन ताई पकड़ा गया तो उसका नाम भी सामने आ जाएगा, लेकिन अब दोनों एक ही मुसीबत में फंस चुके थे। इसलिए मेईलैन ने उसे समझाया कि पहले उस आदमी की कब्र पर जाकर पूजा कर लेते हैं जिसे गलती से मार दिया गया था। पूजा करने के बाद जिन ताई कुछ शांत हुआ, लेकिन जैसे ही मेईलैन उसे वहां से ले जाने लगी, जिन ताई ने फिर अपने कान बंद कर लिए। मेईलैन ने पूछा, कहां जाना है? जिन ताई बोला, पुलिस स्टेशन। हमेशा उसकी बात मानने वाला जिन ताई इस बार उसके खिलाफ खड़ा हो गया। मेईलैन का सब्र टूट गया। उसने कार स्टार्ट की और सीधे जिन ताई को टक्कर मार दी। जिन ताई की मौके पर ही मौत हो गई। पहली हत्या के बाद ही मानसिक रूप से टूट चुका जिन ताई अब खुद मेईलैन के हाथों मारा जा चुका था। मेईलैन समझ नहीं पा रही थी कि अब क्या करे। तभी ड्राइवर के फोन पर कॉल आई। फोन यानशी का था। मेईलैन को जैसे डूबते को तिनके का सहारा मिल गया। उसने यानशी को पूरी बात बता दी। यानशी तुरंत वहां पहुंची और उसने मेईलैन को समझाया कि जिन ताई एक अवैध प्रवासी था। आमतौर पर उसकी ज्यादा जानकारी किसी के पास नहीं होती। उसने कहा कि अब सबसे जरूरी काम कार को ठिकाने लगाना है। यानशी ने अपने जान पहचान वालों रेन माइकुन और लू जिगवांग की मदद से एक कबाड़खाना ढूंढा और पुरानी कार को बेहद कम कीमत में नष्ट करवा दिया। इसके बाद यानशी मेईलैन को एक हॉट स्प्रिंग में ले गई। वहां उसने मेईलैन को शार्क की एक प्रजाति के बारे में बताया जिसे सैंड टाइगर शार्क कहा जाता है। ये शार्क एक बार में कई अंडे देती है, लेकिन मां के गर्भ में पल रहे बच्चे आपस में ही एक दूसरे को मारकर जीवित रहने की कोशिश करते हैं। आखिर में केवल एक बच्चा बचता है और वही आगे चलकर एक बेहद खतरनाक शिकारी बनता है। यानशी ने मेईलैन से पूछा, जानती हो इंसान की मौत दुर्घटना में होने की संभावना कितनी कम होती है? मेईलैन ने जवाब दिया
कि उसके पति की मौत किसी दुर्घटना में नहीं हुई थी। यानशी ने पूछा, क्या तुम्हें उसका इंश्योरेंस का पैसा मिला? मेइलैन ने हाँ कहा। यानशी ने उसे समझाया कि अगर वह सच में आजाद होना चाहती है तो उसे अपने पति को खुद मारना होगा। तभी मेइलैन की नजर यानशी की जांघ पर बने शार्क के टैटू पर पड़ी। मेइलैन के लिए वह टैटू आजादी और अपनी जिंदगी खुद चुनने का प्रतीक बन गया। अब यानशी की पूरी प्लानिंग के तहत उसके पति की हत्या की योजना दोबारा शुरू हुई। इस बार मेइलैन ने अपने पति के शराब के नशे में होने का फायदा उठाया और उसे बाथटब में डुबोकर मार डाला। इसके बाद उसने एक नकली मेडिकल सर्टिफिकेट तैयार किया, पुलिस को तुरंत सूचना नहीं दी और खुद को एक बेबस पत्नी की तरह पेश करके पुलिस का भरोसा जीत लिया। जांच पूरी होने के बाद उसने अपने पति का अंतिम संस्कार करवा दिया और इंश्योरेंस क्लेम के कागजात पर हस्ताक्षर कर दिया। पैसा मिलते ही मेइलैन सबसे पहले यानशी के पास पहुंची, क्योंकि यानशी ने वादा किया था कि वह उसकी नई पहचान बनवाकर उसे दक्षिण कोरिया से बाहर निकाल देगी। मेइलैन ने उसे धन्यवाद के तौर पर कुछ पैसे देने चाहे, लेकिन यानशी ने लेने से इनकार कर दिया। उस रात मेइलैन ने काफी शराब पी, लेकिन उसे नहीं पता था कि यानशी ने उसकी शराब में नशीली दवा मिला दी थी। असल में यानशी खुद भी दिवालिया होने की कगार पर थी। उसने मेइलैन की मदद सिर्फ इसलिए की थी क्योंकि उसकी नजर इंश्योरेंस के करोड़ों रुपए पर थी। कुछ ही देर बाद वहां खून खराबा हो गया और मेइलैन को रास्ते से हटा दिया गया। यानशी उसका पैसा और पासपोर्ट लेकर अपने पुराने प्रेमी के पास पहुंची। उस आदमी का नाम ताई यिंग था और वह कस्टम विभाग में अधिकारी था। पहले ताई यिंग ने गारंटर बनकर यानशी के लिए अंडरवर्ल्ड से काफी पैसा उधार लिया था, लेकिन यानशी अचानक गायब होकर भाग गई और सारा कर्ज ताई यिंग के सिर आ गया। प्रेसिडेंट पियाओ ने ताई यिंग को मिलने के लिए बुलाया और धमकी दी कि वह किसी भी कीमत पर अपना कर्ज चुकाए, लेकिन ताई यिंग की मामूली सरकारी तनख्वाह से कर्ज चुकाना तो दूर, वह ब्याज तक नहीं दे पा रहा था। कर्ज चुकाने के लिए उसने अपने एक पुराने सहपाठी से संपर्क किया। सहपाठी को जब पता चला कि ताई यिंग के पास बहुत बड़ी रकम है तो उसने उसकी मदद करने की हामी भर दी। ऊपर से वह सिर्फ थोड़ा कमीशन चाहता था, लेकिन असल में उसकी नजर भी उस पूरे पैसे पर थी। फोन काटने के बाद ताई यिंग ने कॉल रिकॉर्ड डिलीट कर दिया और फिर प्रेसिडेंट पियाओ के छोटे भाई जी यूजाई से मिला। उसने उसे पूरी बात बताई और कहा कि जिस दिन चोरी होने वाली है उस दिन वह उसके पुराने सहपाठी का बैग लूटने में मदद करे। जी यूजाई खुद भी जुए के कारण भारी कर्ज में डूबा हुआ था। इतनी बड़ी रकम की बात सुनते ही उसके मन में लालच आ गया। आखिर चोरी का दिन आ गया। ताई यिंग सुबह सुबह बंदरगाह पहुंच गया, लेकिन उसका सहपाठी वहां नहीं आया। जब वह उसे फोन करने वाला था तभी अचानक उसकी कार की खिड़की पर पुलिस ने दस्तक दी। दरअसल कोरियाई पुलिस पहले ही ताई यिंग के सहपाठी पर नजर रख रही थी। कॉल रिकॉर्ड के जरिए पुलिस ताई यिंग तक भी पहुंच गई थी और सबसे बड़ी परेशानी यह थी कि जांच करने वाला पुलिस अधिकारी ताई यिंग का पुराना कॉलेज सीनियर था। पुलिस ने जब उसके पुराने सहपाठी की तस्वीर दिखाई तो ताई यिंग ने ऐसे अभिनय किया जैसे वह उस आदमी को जानता ही नहीं। पुलिस काफी पूछताछ करती रही, लेकिन ताई यिंग के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला। आखिरकार पुलिस वहां से चली गई, लेकिन ताई यिंग की मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थी। जी यूजाई ने प्रेसिडेंट पियाओ को बता दिया कि ताई यिंग अपने पुराने सहपाठी को लूटने की योजना बना रहा है। प्रेसिडेंट पियाओ ने यह सुनते ही अपने भाई को पकड़ लिया। ताई यिंग ने लाख पूछताछ के बावजूद कुछ भी कबूल करने से इनकार कर दिया। गुस्से में प्रेसिडेंट पियाओ ने अपने भाई को सजा देने का आदेश दे दिया। उधर ताई यिंग पूरी तरह टूट चुका था। बारिश में खड़े होकर वह सोच रहा था कि अब न तो उसे पैसे मिलने वाले हैं और न ही पुलिस उसका पीछा छोड़ने वाली है। उसने जी यूजाई को पुलिस पर नजर रखने और उसके पुराने सहपाठी को ढूंढने के लिए कहा, लेकिन पुलिस के पीछे जाने की बात सुनकर जी यूजाई डर गया और उसने साफ मना कर दिया। ताई यिंग ने घबराकर अपनी लकी सिगरेट निकाली। दरअसल एक बार इसी ब्रांड की सिगरेट खरीदने के लिए वह कार से उतरा था और उसी दौरान उसकी कार का एक्सीडेंट होने से बच गया था। तब से ताई यिंग को लगता था कि यही सिगरेट उसकी किस्मत बदलती है। उसे पूरा भरोसा था कि इस बार भी यही सिगरेट उसे बचा लेगी, लेकिन तभी यानशी दोबारा उसके सामने आ गई। उसे बिल्कुल सामान्य देखकर ताई यिंग के होश उड़ गए। इतने दिनों से जिस औरत के कारण उसकी जिंदगी बर्बाद हो चुकी थी, वही अचानक उसके घर में खड़ी थी। ताई यिंग का गुस्सा फूट पड़ा और उसने घर का सामान तक तोड़ना शुरू कर दिया। यानशी ने उसे समझाने की कोशिश की। वह दोनों अपने पुराने रिश्ते को लेकर बहस करने लगे। ताई यिंग बार बार कहता रहा कि उसके दिल में अब यानशी के लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन जब यानशी वहां से जाने लगी तो वह खुद को रोक नहीं पाया और उसके पीछे दौड़ पड़ा, क्योंकि सच यही था कि वह आज भी यानशी को अपने दिल से निकाल नहीं पाया था। हर आदमी की जिंदगी में कभी ना कभी ऐसी एक औरत जरूर होती है जिसे वह चाहकर भी भूल नहीं पाता। इसके बाद यानशी ने ताई यिंग को अपने आने का असली मकसद बताया। वह मेइलैन की पहचान का इस्तेमाल करके देश से बाहर निकलना चाहती थी
और इसके लिए उसे ताई यिंग की मदद चाहिए थी। यानशी ने यह कहकर बात संभालने की कोशिश की कि वह सिर्फ कुछ समय के लिए पासपोर्ट उधार लेना चाहती है, लेकिन ताई यिंग अब पहले की तरह बेवकूफ बनने वाला नहीं था। उसने तुरंत उसकी असली योजना समझ ली। तभी अचानक दरवाजे की घंटी बज उठी। ताई यिंग ने सावधानी से दरवाजा खोला तो सामने पुलिस खड़ी थी। पुलिस की नजर दरवाजे के पास रखी हाई हील्स की जोड़ी पर पड़ी और उन्हें शक हो गया कि अंदर कोई और भी है। पुलिस जबरदस्ती अंदर आ गई, लेकिन तब तक यानशी खुद को तैयार करके कुर्सी पर बैठ चुकी थी। उसे देखकर पुलिस अधिकारी कुछ देर के लिए उसकी खूबसूरती में उलझ गया और अपने आने का असली मकसद तक भूल गया। वह ताई यिंग के साथ बैठकर शराब पीने लगा। इसी बीच जी यूझाई बार बार फोन कर रहा था, लेकिन ताई यिंग फोन उठाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उसका अजीब व्यवहार देखकर पुलिस को फिर शक हुआ। तभी पुलिस ने एक और चौंकाने वाली बात बताई। हाल ही में शहर के बाहरी इलाके में कुछ संदिग्ध अवशेष मिले थे। उनमें एक पैर पर शार्क का टैटू बना हुआ था। ताई यिंग ने तुरंत यानशी की तरफ देखा। यानशी ने भी नीचे अपनी जांघ की तरफ देखा और नजरें चुरा लीं। अगले ही पल पुलिस ने उसे एक मोबाइल फोन में मौजूद तस्वीर दिखाई। तस्वीर में मौजूद टैटू बिल्कुल वैसा ही था जैसा यानशी की जांघ पर बना था। ताई यिंग उसी पल समझ गया कि यानशी ने किसी की हत्या की है, लेकिन पुलिस के सामने उसने यानशी का राज नहीं खोला। वह इस औरत के तौर तरीकों को अच्छी तरह जानता था। पुलिस जब फोन देखने में व्यस्त थी, तभी ताई यिंग ने यानशी से पूछा कि क्या उसने सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए किसी की हत्या की है। यानशी ने उसे चुप रहने का इशारा किया। ताई यिंग ने बहाना बनाया कि उसे बियर खरीदने बाहर जाना है और वहां से निकल गया। बाहर आते ही उसने जी यूझाई से संपर्क किया। अब उसे पता चल चुका था कि उसका पुराना सहपाठी पुलिस के हाथ लग चुका है। उसकी पूरी योजना बर्बाद हो चुकी थी। अगले दिन कर्ज चुकाने की आखिरी तारीख थी। अब उसकी आखिरी उम्मीद सिर्फ यानशी थी। ताई यिंग जानता था कि यानशी कभी भी बिना पैसे के भागने वाली नहीं है, इसलिए उसे पूरा यकीन था कि उसके पास अभी भी बहुत सारा पैसा मौजूद है। ताई यिंग ने बिना देर किए जी यूझाई को यानशी के घर का पता बता दिया। उसकी योजना थी कि पुलिस को वहां से हटाया जाए, यानशी को बेहोश किया जाए और फिर उसके सारे पैसे लेकर फरार हो जाएं। दोनों ने पैसे को 60-40 के हिसाब से बांटने की बात की, लेकिन जी यूझाई ने अचानक फोन काट दिया। उसी समय उसकी नजर प्रेसिडेंट पियाओ के छोटे भाई पर पड़ गई। अब उसे समझ आ गया कि मामला बिगड़ चुका है। दूसरी तरफ ताई यिंग घर लौटा तो उसने देखा कि यानशी ने पुलिस वाले को मार दिया था। यह देखकर ताई यिंग डर के मारे कांपने लगी और पुलिस को फोन करके यानशी की शिकायत करने लगी। लेकिन यानशी उसके चेहरे के भाव देखकर समझ गई कि ताई यिंग अंदर से बहुत नरम दिल इंसान है। अगले ही पल ताई यिंग उसके सामने घुटनों के बल बैठ गई और वहां फैला खून साफ करने लगी। यानशी बाथरूम से बाहर आई और वहां से निकलने की तैयारी करने लगी, लेकिन तभी ताई यिंग ने अचानक उठकर उसके सिर पर लोहे के पेन से वार कर दिया। यानशी बेहोश होकर गिर गई। ताई यिंग ने उसकी कार की चाबी उठाई और कार के ट्रंक में देखा। वहां उसे एलबी का एक बैग मिला जिसमें ढेर सारा पैसा भरा हुआ था। इतना पैसा देखकर ताई यिंग की आंखों में चमक आ गई। वह बैग लेकर वहां से भाग गया। आखिरकार उसे लगा कि उसकी किस्मत बदल गई है। लेकिन कुछ ही देर बाद प्रेसिडेंट पियाओ भी यानशी के घर पहुंच गया। उसने यानशी को धमकाते हुए पूछा कि आखिर उसे कैसा लग रहा है। यानशी ने भी हार नहीं मानी और उसे बताया कि जिस जापानी बैंक का वह पहले जिक्र कर चुकी थी, उससे जुड़ी चीजें कार की डिक्की में हैं। प्रेसिडेंट पियाओ के जाने के बाद यानशी ने एक खतरनाक फैसला लिया। उसने तय किया कि अब वह खुद प्रेसिडेंट पियाओ और उसके आदमियों को ताई यिंग के पीछे लगाएगी। इधर ताई यिंग टैक्सी से एक फिशिंग सेंटर पहुंची। उसने पैसे वाला बैग वहां एक लॉकर में रख दिया, लेकिन तभी उसे पता चला कि उसकी लकी सिगरेट खत्म हो चुकी थी। उसने कुछ पैसे निकाले और वहां के कर्मचारी से सिगरेट लाने के लिए कहा, लेकिन कर्मचारी ने मना कर दिया। अब मजबूरी में ताई यिंग खुद पास की दुकान से सिगरेट खरीदने निकल गई, लेकिन जैसे ही वह दुकान से बाहर आई, सामने उसे प्रेसिडेंट पियाओ का छोटा भाई दिखाई दे गया। वह पहले से ही परेशान होकर इधर उधर भाग रहा था। ताई यिंग को देखते ही वह उसके पीछे भागा। भागते भागते वह सड़क पर पहुंचा और तभी अचानक एक कचरा उठाने वाले ट्रक ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। वह मौके पर ही बुरी तरह कुचल गया। अब कहानी में सबसे बड़ा सवाल यही था, इतने सारे लोगों की नजर जिस करोड़ों की रकम पर थी, आखिर वह पैसा किसके हाथ लगेगा? और सबसे बड़ी बात, क्या ताई यिंग इस खूनी खेल से जिंदा बाहर निकल पाएगी? और मूवी एक्सप्लेन कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। फिर मिलेंगे एक और खौफनाक कहानी के साथ।